मुझे याद है 2011 का आई थिंक वो ओडीआई वर्ल्ड कप था, इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल था। वहाँ पे सारे इंडियन दोस्त, इमेजिन इंडियन और पाकिस्तानियों का सेमीफाइनल और साथ बैठ के देखा। वो आज तक याद है कि क्या क्या मुक्के मारे थे और किसको क्या किया था। आमतौर पर सर ये यूसीपी के बारे में भी कहा जाता है और भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है। क्या यहाँ पे एवरेज फैमिली का बंदा पढ़ सकता है यहाँ पे? बिल्कुल, अगर पढ़ने वाले, मैंने बताया मेरे को जीरो फीस पे भी पढ़ा है। 9% बच्चों को जीरो फीस पे पढ़ा है। 1500 बच्चे जीरो फीस पे पढ़ने हैं इस वक्त। ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप बच्चा एक सेमेस्टर से लेके 2 साल तक बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ के एंड दे कैन इवन गेट बाहर की डिग्री यूजिंग दैट। तो कुछ प्रोग्राम्स इस लेवल के भी अब स्टार्ट हो गए। तो बस लॉन्ग टर्म देखिए, पैशन से काम करें, मेहनत करें। मैं चाइना में 1 साल रहा हूँ, कोई बंदा जो है ना 16 घंटे से कम काम नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान दानियाल रजा और रोड टू सक्सेस पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, हमेशा की तरह एक बेहतरीन गेस्ट के साथ, एक इल्मी गुफ्तगू के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होता हूं। और आज के पॉडकास्ट की मेहमान शख्सियत एक ऐसी हैं जिनकी इल्मी जदोजहद ने अमेरिका, चीन और सऊदी अरब जैसे ममालिक से होते हुए पाकिस्तान आई है। आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स में PhD हैं और अब बतौर प्रोरेक्टर यूसीपी में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं और यूसीपी जैसे बड़े इदारे को कामयाबी की बुलंदियों की तरफ पहुंचाने में गामजन है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमाद नवीद साहब। हमारे लिए एजाज की बात है कि ये हमारे पॉडकास्ट में आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो उम्मीद करता हूँ गुफ्तगू होगी। आप सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सब प्लेजर, खुशी हो रही है यहाँ पे आके। माशाल्लाह सर, प्रोरेक्टर यूसीपी कैसा टाइम गुजरता है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बड़ा ग्रुप है, बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसकी लेगेसी है 2002 और उससे पहले पिक्स और PCBA थे। तो एक बड़ी लेगेसी को लेके चल रहे हैं और ऑलरेडी उसकी काफ़ी स्ट्रेंथ थी। उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट जो है हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस का, जिसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग का है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 साल होने वाला है। अच्छा, तो उसको लेके चल रहे हैं और हर रोजाना कुछ नया कर रहे हैं। ठीक है माशाल्लाह। तो साथ मिलके कर रहे हैं। अच्छा सर, एक स्टूडेंट से, बच्चों की अभी बात कर रहे थे, तो एक स्टूडेंट से प्रोरेक्टर यूसीपी तक का सफर, इंटरनेशनल लेवल की काफी सारी कंट्रीज को भी घूमते घुमाते इतनी बड़ी एजुकेशन PhD हासिल करके पाकिस्तान, ये जो सफर है आपका, क्या समझते हैं किस तरह का सफर है एक स्टूडेंट और प्रोरेक्टर? क्या कभी सोचा था? नहीं, एक्चुअली इतना लंबा कभी भी नहीं सोचा था। वो हर वक्त बंदा जुस्तजू में होता है और कुछ बेहतर करने की लगन होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए पास खुलते रहते हैं। शायद जब स्टूडेंट था और जब बैचलर्स खत्म की तो शायद सोचा भी नहीं था कि बहुत लंबा इल्मी सफर उसके बाद रखना भी है, क्योंकि मतलब तंग आ जाता है 4 साल पढ़ने के बाद। वो कहते हैं कि आप किताबों की तरफ नहीं दोबारा जाना। लेकिन फिर इंडस्ट्री जाता है, काम करता है, वहां से फिर दोबारा समझ आती है कि कुछ रह गया है, वो फिर दोबारा तालीम की तरफ आता है। तालीम में फिर आहिस्ता तो इतना प्रॉब्ली जब स्टूडेंट है बैचलर्स के या SSC के तो शायद ये नहीं था। मेरी जो बल्कि स्कूलिंग है वो एक नेवल स्कूल की है। तो शायद जो कभी सोचा था वो SSG का कमांडो सोचा था, कभी प्रोरेक्टर तो नहीं सोचा था। अच्छा, तो बहरहाल लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हर जगह अल्लाह ने कामयाबी दी है और कुछ सीखने का मौका मिला और अब कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी चीजें बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के लिए, बच्चों के लिए। कमांडो क्यों नहीं बने? और ये पता नहीं आजकल के हालात में अच्छी बात है या बुरी बात है, मेडिकल फेल हो गया। अच्छा। अच्छा, तो उसने जो है आपको प्रोरेक्टर बना दिया आपकी मेडिकल तो जिधर कोई, मैं बता रहा हूँ कि जहाँ की किस्मत होती है, जहाँ रोजी होती है, आपको मेहनत आपकी शर्त है। बिल्कुल ऐसे, तो बाकी अल्लाह रास्ते निकाल देता है। बिल्कुल। अच्छा सर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपने PhD की है USA से। बेसिकली PhD सर एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत मुश्किल नाम है ना। तो दूर दूर से लोग जो है ना नाम सुन के ही बस कहते हैं कि यार काफी हो गया, PhD नहीं हो सकती या PhD। आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप निकल करके बैठे हैं, तो इतनी बड़ी बात है जितना हो रहा है। तो बात तो बहुत बड़ी है क्योंकि सिर्फ दुनिया में सिर्फ 0.5% ऑफ द पीपल एक्चुअली डू अ PhD। लेकिन ये कि करने से पहले सिर्फ इसलिए नहीं कर लेना कि बहुत कम लोग करते हैं। हर बंदे का अपना एक पैशन होना चाहिए कि एक्चुअली जिंदगी में क्या करना। उसकी राह में PhD से गुजरती हो तो ऑफ कोर्स करनी चाहिए, लेकिन आजकल तो मेरे हिसाब से और बहुत कुछ है करने। बच्चा जब इस वक्त बैचलर्स कर रहा होता है उसके पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत कनेक्टेड वर्ल्ड हो गया है। आप जिस डिसिप्लिन को उठा के देखें उसके अंदर आपकी इंडस्ट्री में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आपको पहले इंडस्ट्री जरूर करनी चाहिए। चाहे आप जॉब करें, चाहे आप अपनी कंपनी खोलें या जॉब करें। आई थिंक बैचलर्स के बाद 2-3 साल आपको इंडस्ट्री में गुजारने चाहिए टू अंडरस्टैंड कि मसले हैं क्या।
ये पढ़ने का फायदा क्या है, कहीं पे लगाना है ना, अगर पढ़ के ही जाओगे तो वो लगाएंगे नहीं, तो फिर एक तरह की थ्योरेटिकल सारा कुछ हो जाता है। बिल्कुल। तो 2-3 साल हर बच्चे को या तो अपनी कंपनी में लानी चाहिए, किसी कंपनी में काम करना, के बाद आप अपने सर्कमस्टेंसेस देखिए कि क्या मुझे और पढ़ने की जरूरत भी है कि नहीं। ठीक है। बहुत सी तो हैंड्स ऑन चीजें हैं जिसमें शायद आपको उसके आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमा सकते हैं, अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सिर्फ बहुत कम जगह के हैं जहाँ पे आपको एक्चुअली मास्टर्स के पीएचडी की जरूरत पड़ेगी आगे जाने के लिए। तो यस, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बहुत लंबी कमिटमेंट है, तो इसलिए सोच समझ के करनी चाहिए। शुरू से इस चीज पे इंसिस्ट भी नहीं करना चाहिए कि मैंने पीएचडी करनी हो ना इस तरह करना। तो आपको हर स्टेप पे में भी 1 साल 2 साल की अपनी आगे की देखनी चाहिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने आगे की चलना। सही सर। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन कंट्रीज एजुकेशन एंड पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम? क्योंकि आपका एक टाइम गुजरा है तो बहुत ज्यादा है, गिनवाने लगा तो शायद पॉडकास्ट ही यहाँ पे खत्म हो जाएगी। मैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीजें बताऊँ। हम जो है ना, जब भी कोई चीज या सिस्टम बनाते हैं, लाइक से हमने अपने प्रोफेसर्स की जो है ना प्रमोशन का क्राइटेरिया सेट करना हो, तो हम नंबर्स पे लिख देते हैं कि 10 पेपर करोगे तो एसोसिएट हो जाओगे, 15 करोगे तो प्रोफेसर हो जाओगे, 5 साल प्रोफेसर रहोगे तो हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं। आप क्वालिटी की बात करते हैं, MIT का जो CS का प्रोफेसर जो आपकी रिक्रूटमेंट करता है, उसकी जिंदगी के सिर्फ 2 दिन, अच्छा, लेकिन टेस्ट ऑफ टाइम अवार्ड है उसकी क्वालिटी की है। तो हम जो है ना नंबरों में, क्योंकि हमें क्वालिटी शायद जज नहीं करनी आती, जो ऊपर बैठे हैं क्वालिटी जज नहीं करनी आती, तो वो नंबरों पे डाल, जब आप नंबरों की रेस पे लग जाते हैं तो फिर वो एक फैक्ट्री लग जाती है। इसी तरह आप जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपने कैसे जज करना है कि एक टीचर सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा। जो हमने KPI यहाँ पे सेट किए हुए हैं वो शायद क्वालिटी के अगेन नहीं है, तो उसमें क्वालिटी मेजर क्या है, हमें शायद क्वालिटी मेजर ही नहीं करनी है। तो एजुकेशन सिस्टम का बेसिक डिफरेंस ये है कि हम क्वालिटी नहीं मेजर कर पाते, हम और एट स्केल नहीं कर पाते। मे बी 10 जगह पे अच्छी तरह कर पा रहे होंगे प्रोसेस में, लेकिन हमारे पास 258 यूनिवर्सिटी, तो शायद 15 में कर पा रहे होंगे, बाकी 243 यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं। तो आई थिंक ये स्केल की बात है, और हमने इस तरह के सिस्टम को इवॉल्व करना। शायद हमारी यूनिवर्सिटी भी बहुत यंग है। फॉर एग्जाम्पल IIT 1960 में बन गई थी, हमारी कोई डिसेंट यूनिवर्सिटी जो है शायद 2000 में बनी। तो हमारी तो अभी एज भी 25-25 साल है यूनिवर्सिटीज की, उनको मेच्योर होते हुए भी टाइम लग रहा है। तो इसलिए मैं कुछ बहुत ज्यादा किसी के एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर वो भी नहीं करूंगा कि इसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे। लेकिन मेच्योरिटी का प्रोसेस है, वो आहिस्ता आहिस्ता आता है। कुछ लोग बाहर से आते हैं, वो आपको पता है शुरू में पहले यही होता है यार बिल्डिंग बननी चाहिए, पहले वो पत्थर लगा के बिल्डिंग बनाते हैं, तो उनकी पहली अचीवमेंट है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग्स बन गई हैं, अब क्वालिटी की बात है, अब अच्छा फैकल्टी को उसके आगे रिसोर्सेज किस तरह देनी है। पहले तो इन सारी यूनिवर्सिटी का मसला ये तो बिल्डिंग बना दी, तो सारे घरों में कहीं से स्टार्ट हुआ, तो हर यूनिवर्सिटी का स्टार्ट घर से हुआ होगा। अगर वो प्राइवेट पब्लिक है तो उसमें पैसे इकट्ठे करनी गवर्नमेंट ने देने हैं, वो पहले बनते बनते 10 साल लग जाएगा, 3 गवर्नमेंट चेंज हो जानी है। तो वो ये हाल है। तो इसलिए आई थिंक वी आर टू यंग, मे बी ये और 15 साल बाद क्वालिटी की बात जो है वो काफी स्पेसिफिक फोकस के साथ आएगी। अभी आपको इसी वजह से कुछ यूनिवर्सिटीज अच्छी लगेंगी, कुछ जो भी अपनी इंटरनल काविश की वजह से क्वालिटी की बात करेगा वो शायद कुछ बेहतर फील होगी, बाकी नहीं फील हो रही होगी। तो इस वजह से ये डिफरेंस बाहर का और यहाँ का इज जस्ट बिकॉज ऑफ फोकस ऑन क्वालिटी। तो ये जैसे आप बता रहे हैं कि अभी जो है प्रॉपर मैच्योर नहीं हुई यूनिवर्सिटी, तो टाइम इतना फास्ट चल रहा है, चीजें इतनी जो है तेज चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पे आग लगी है एक तरह की इंडस्ट्री में, और हम अभी मैच्योर को सोचते रहे या देखते रहे। दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, सो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। एग्जांपल मैं देता हूँ, बाहर सारा के पास शायद टेलीफोन की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा थी हमसे, मतलब वायर्ड जो टेलीफोन नेटवर्क, और उन्होंने अपना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था उसके अंदर। पाकिस्तान में हमने कभी इन्वेस्ट नहीं किया था, इसलिए वायरलेस मोबाइल की अडॉप्शन बहुत तेजी से हुई, अभी टेक्नोलॉजी चेंज हुई। उनको इन्वेस्टमेंट पहले अपनी पूरा रिटर्न लेना था, तो उन्होंने स्विच करना था। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जब चेंज चाहिए ना, देन यू कैन लीपफ्रॉग अदर कंट्रीज मच फास्टर। तो अगेन आई वुड से कि हमारे ये मैच्योरिटी का प्रोसेस शायद हमें एक एडवांटेज देगा ओवर a little bit more mature countries के बहुत से सिस्टम जो एक जगह से मैच्योर हो जाते हैं ना, उनके अंदर लेट्स से एक नई टेक्नोलॉजिकल चेंज डालना ज्यादा मुश्किल है, जबकि एक सिस्टम जो अपने आप को सीख रहा होता है उसके अंदर चीजें अभी ऐड और ड्रॉप हो सकती हैं। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी एंड एन एडवांटेज, नॉट अ डिसएडवांटेज राइट नाउ इन द एज ऑफ चेंजिंग एजुकेशन। ये एडवांटेज है इस वक्त हम कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी उस चेंज को अडॉप्ट जल्दी कर लेंगी तो हमारे पास उस चेंज के साथ मैच्योर होने का चांस ज्यादा है, रादर देन एक बंदा जो AI को लेट्स से AI एक अगर ले
एआई को रेजिस्ट करता है ठीक कि है। भाई मेरा सिस्टम बन गया और आज तक एआई के बगैर चलते हैं, आप तुम कह रहे हो एआई डालो। तो वो सारे प्रोफेसर जो खुद 60-60 साल के होंगे, ठीक। उनको एआई समझना मुश्किल है, जबकि हम जब इस वक्त बंदे ही बाहर से उठाने की कोशिश करें, यंग बंदा आए ज्वाइन करे, हमारे पास स्पेस है, तो वो उस चीज को साथ लाएगा ज्यादा। सही। अच्छा सर, यूसीपी में आप प्रोडक्टर हैं, तो बतौर प्रोडक्टर आप यूसी में क्या नई इनोवेशंस कर रहे हैं और या करने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने बताया सबसे बड़ा फोकस हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ कि हम इस चीज से फोकस हटा लें कि किताब उठाई और रटा मार के आगे और पेपर पास करें। आप अभी भी वेबसाइट पे देखोगे, हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे देखोगे, तो हम 2-3 चीजों को बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड साइंस या न्यूट्रिशन के जो बच्चे हैं, हमने उनके लिए फूड इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन का एक पूरा सेंटर बनाया है, जिसके अंदर पूरी मशीन्स लगा दी हमने, जिसमें वो फूड पीलिंग, वॉशिंग, पेस्चराइजिंग, चिलर्स, ये सारे यूनिवर्सिटी ने लेके दे दिए कि आप छोटी कंपनी के लिए जो चाहिए होता है आप वो चीजें बनाएं, खुद हाथ से बनाएं, जैम्स बनाएं, जेलीज बनाएं, इस तरह का न्यूट्रिशियस फूड बनाएं। आप मुझे बताओ, खुद एक इसी के जवाब में मैं सवाल एक करता हूँ कि पाकिस्तानियों को क्या क्या पड़ी है कि हमें आज तक सिर्फ पीने के लिए कोला मिली है, स्प्राइट मिली और फैंटा मिली, कुछ भी कोई लोकल ड्रिंक नहीं बनाई हमने, नहीं बनाई। मतलब हमारे शक्कर कोला हुआ करती थी इस जमाने में, ठंड के लिए डालने के लिए, किधर गई? किसी ने प्रोडक्शन स्केल पर नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों से, ये फूड के बच्चों से, फूड साइंस के, न्यूट्रिशन के बच्चों से कह रहे हैं इस तरह की लेके आओ और हम बना के तुम्हें प्रमोट देंगे। तो हम कंपनीज बना रहे हैं अंदर, जिसमें बच्चे की कंपनी है, बच्चा सेल कर रहा है, बनाने के लिए हमने जगह दे दी। इसी तरह लॉ के बच्चे के लिए छोटा मिनी सुप्रीम कोर्ट हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर है, वहाँ पे वोटिंग कॉम्पिटिशन हो रहे होते हैं, एक प्रॉपर अगर चलता हुआ केस है उसकी डेमोज हमारे पास अंदर हो रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारी इंजीनियरिंग की 14 लैब है, जिसके अंदर इंजन खोलना, बंद करना, स्टीम कैसे से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, पूरे प्लांट्स अंदर लगे हुए हैं, जिसके अंदर छोटी छोटी माइनर चेंज हम उसमें से मसले पैदा कर दें ताकि बच्चा फिर आके रेक्टिफाई करे हाथ से। तो इस तरह थिंग्स दैट दे कैन डू बाय हैंड। फार्मेसी वाले हमारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फेस मास्क, नेचुरल प्रोडक्ट्स जो आप अभी इंपोर्ट करके खरीदते हो। इस तरह की बेतहाशा के बच्चा हाथ से करे, थियरी पढ़ पढ़ के जो है ना, इंडस्ट्री में जब जाता है तो इंडस्ट्री वाला फिर यही कहते हैं कि भाई इसको तो आता कुछ नहीं, सेल कोई नहीं सीखता है। तो हम कहते हैं ये करो, ये जो तुमने सीखा है ना इसको करके दिखाओ। तुम्हें अगर पता है कि न्यूट्रिशन में क्या है तो दिखाओ, यहाँ पे एनालिसिस करके दिखाओ, इसमें बाकी कार्बोहाइड्रेट कितनी है, इसमें एनर्जी कितनी है, बनाओ और फिर करके दिखाओ। स्किल की अभी बात आप कर रहे थे, तो आमतौर पर जो है वो नौजवान जो है हमारे वो फोकस करते हैं जी डिग्री पे डिग्री यार, लेकिन अगर उनके पास स्किल नहीं है तो आप क्या एक्सपीरियंस बंदे हैं, आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री में किसी भी साइड पे उनके लिए कोई जगह है विदाउट स्किल, अगर पीस ऑफ पेपर हो जिसको हम डिग्री कहते हैं? एक बात तो ये कि यूनिवर्सिटी होनी नहीं चाहिए कि जिसके पास जो बच्चा है जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके हाथ में डिग्री होगा, ये पॉसिबिलिटी होनी नहीं चाहिए। पहली बात रिजर्व करता हो तो पहली बात तो ये कि कैसे उसके हाथ में वो पीस ऑफ पेपर आ गया अगर उसको कुछ नहीं आता। तो ये हमें बैठ के अगेन वो क्वालिटी की जो बात है, इट हैज टू बी सॉर्टेड आउट। ये इस तरह जो जा रहा है ना, मसला उधर से आ रहा है कि हमारी शायद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में मसले। तो वैसे तो एक 4 साल की डिग्री के पास बच्चे के पास इतने हुनर होने चाहिए, स्किल भी मैं कहूँगा उसके हुनर होना चाहिए कि अगर उसने कोई नई चीज लर्न भी करनी है ना, तो 20 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए कि अगर कोई नया सॉफ्टवेयर लर्न करना है, एक नई चीज को नई तरह करके एक बात है, क्योंकि उस जो हमने 4 साल की डिग्री में एम्फसाइज किया है वो लर्निंग टू लर्न किया है। उसे बार बार चैलेंज करके ये भी करके दिखाओ, ये भी करके दिखाओ। उसका प्रोसेस ये कि यार कल को नई चीज क्योंकि चेंज हो रही है, क्योंकि दुनिया इतनी ज्यादा तेज चेंज हो रही है, उसको कुछ नया सीखना ही पड़ना है बाद में। तो जो चीज हम यूनिवर्सिटी के अंदर इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को नई चीज सीखनी आनी चाहिए। मसला क्या है अब यहाँ पे? मतलब ये कि हमारी इंडस्ट्री को चाहिए पका पकाया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सॉफ्टवेयर पर लूँ, हमारी 95% सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है बाहर के लिए काम करती है, सर्विसेज इंडस्ट्री। उसको बच्चा चाहिए कि जब तक बच्चा क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा तब तक वो बिल नहीं हो रहा, बिलेबल नहीं कहते। वो इतना नहीं कहेंगे कि हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं उसको उस चीज के कोड के ऊपर लाने के लिए 2 महीने उसकी ट्रेनिंग करें। वो कहेंगे नहीं, आए तो 15 दिन बाद क्लाइंट के साथ बिलेबल। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री मोस्टली सर्विस बेस्ड, तो ये प्रोडक्ट बेस्ड होती है। प्रोडक्ट का एक सोर्स कोड होता है, उस पर वो टाइम लगाते हैं, बच्चा उसको समझे कि क्या हो रहा है, फिर उसको देते हैं। तो उसके पे इन्वेस्ट भी करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा हमारे साथ सिर्फ लॉन्ग टर्म चलेगा। उसकी प्रोडक्ट की बात हो रही है,
प्रोडक्ट के मतलब ये होता है उसको एक ही सोर्स ऑफ कोड होता है और उसके पास लाइक से 10,000 कस्टमर होते हैं। तो एक छोटी सी चेंज भी 10,000 को इफेक्ट करती है। जबकि सर्विसेज के केस में उसने आपके से 3 बंदे मांगे हुए, उसने 3 बंदे मांगे हुए, तो आप हर वक्त बंदे ही जितने बंदे लगाएंगे आप उतना आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो हमारी इंडस्ट्री भी मेच्योर नहीं है। और यही इंडिया के साथ अगर सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री, इंडिया के साथ भी वो एक लार्ज टाइम तक सर्विसेज देता है। इवन नाउ सिर्फ 20% ऑफ द इंडस्ट्री इज प्रोडक्ट बेस्ड इंडिया, और लेकिन उनका एक्सपोर्ट हमसे हम कितने अभी 4 बिलियन तक पहुंचने की कोशिश है उनकी सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है सऊदी अरेबिया की ऑयल एक्सपोर्ट से ज्यादा सॉफ्टवेयर की इतना गया। तो आई थिंक अगेन शायद हम बहुत ज्यादा वी आर जंपिंग द गन। हमें ये एक नेचुरल प्रोसेस है, किसी के पास इसमें जादू की छड़ी नहीं है, ना स्टूडेंट के पास, ना इंडस्ट्री के पास, ना यूनिवर्सिटी के पास। ये आहिस्ता लड़ना। हाँ ये जरूर मैं कहूँगा अपनी इंडस्ट्री को भी, अपनी एकेडेमिया को भी, कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के काम करें। डिसीजन नहीं, थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए देखें कि आपकी अपनी प्रायोरिटी क्या। हमने आज तक अपनी नेशनल प्रायोरिटी सेट की, बिल्कुल ऐसे, मतलब हमने ये नहीं कहा कि कल को हमें वाटर की शॉर्टेज होगी तो हमें क्या करना है, कल को हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होगी हमें क्या करना है। हमने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर लाइक विंड पे कितने पे जाना है, हमने न्यूक्लियर पे कितने पे जाना है, मतलब हमने आज तक कभी ये चीजें सेट नहीं की, प्लानिंग नहीं। मैं एग्जांपल दूं सऊदी में अगर किसी बंदे ने ना वायरलेस के ऊपर भी काम करना है ना, तो उसने ये शो करना है कि ऑयल की आउटपुट कैसे ज्यादा होगी, क्योंकि उनका रिसोर्स ही ऑयल है। कि एक कुएं से आउटपुट कैसे, अगर उसने वायरलेस टेक्नोलॉजी पे भी काम करना, वो कहेगा मैं वायरलेस कुएं के ऊपर सेंसर लगाऊंगा, सेंसर से मुझे पहले पता चल जाएगा कि आज के दिन मुझे इतने बैरल निकालने हैं, अगले दिन इतने निकालने हैं, उसकी वजह सेंसर वो इस तरह लिखेगा अपना प्रपोजल। हमने कभी क्योंकि नेशनल प्रायोरिटी से सेट की, तो हमारा पैसा अगर कभी रिसर्च में जाता भी है तो बहुत स्कैटर्ड है, वो किसी 4 चीजों पे फोकस नहीं है कि यार हमारे पास लेट्स से बहुत सा ये सॉल्ट रेंज है, उसके ऊपर कुछ नहीं उगता, तो हम कोई ऐसी क्रॉप क्यों नहीं बना सकते जो हाई सॉल्ट में उगती है। हमने कभी नहीं प्लान किया। वो नेशनल अगेन ऊपर के लेवल पर भी मेच्योरिटी नहीं है कि मुल्क चलाना कैसे है। कहीं ना कहीं जो है ना, बल्कि हर जगह पे ना कहीं चीजें जो है ना कॉम्प्रोमाइज और लैक है ना, गैप है। तो जब तक गैप फील नहीं होगी तो चीजें प्रोसेस सही नहीं होगी। और मेरे ख्याल से वो हो जाएगी कब तक ऐसे चल सकते। हाँ बिल्कुल ऐसे, तो टाइम इतना फास्ट है, मैं जैसे बता रहा था चीजें इट हैज टू बी डन। बहुत से कभी प्लान करते हैं तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, वो जब थोड़ी प्लानिंग होती है वो फिर कुछ उधर हो जाता है। और हमारा थोड़ा सा आदत ये है कि अगर अच्छा कोई काम कर भी रहा है ना, तो अगली गवर्नमेंट ने आके पहले वो बंद करा फिर कुछ और करना, तो फिर 2 साल बाद रियलाइज करना कि नहीं वो ठीक कर रहे हैं, तो आपने क्या काम है वो। तो इसलिए वो अगेन हर जगह पे मेच्योरिटी का थोड़ा आई थिंक इसका वन ऑफ द रीजन है कि हमारे अच्छे लोग बाहर चले जाते हैं। अभी भी बहुत से पिछले 2-3 साल में हैं, कई भी इसी वजह से ना। तो आई थिंक द सॉल्यूशन इज नॉट कि बाहर चले जाए। हाँ बाहर जाके अपने लिए तो आसानी कर लेते हैं, लेकिन एज अ नेशन फिर हम पीछे रहते हैं। फिर वो अंधों में काना राजा होता है। अगर सारे 2 आंखों वाले बाहर चले जाएंगे तो फिर अंधों में काना राजा नहीं रहता है। तो इसलिए यू हैव टू किसी तरह हमने ये क्रिटिकल मास जनरेट करना है इंडस्ट्री के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी, और उनको रिटेन करने की कोशिश करनी है। और उसके बहुत से लोगों ने बनाया है, चाइना ने 10,000 लोगों को रिटर्न करवाया। अच्छा सर, आमतौर पर ये बात जो है वो हमारे सोसाइटी में चलती है कि यूनिवर्सिटीज जो है पाकिस्तान की स्पेशली वो सिर्फ बिजनेस करनी है, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है कि वो स्टूडेंट्स को या जनरेशन के लिए सोचें, वो सिर्फ बिजनेस के लिए सोच रही है। इस बात में किस हद तक अगेन ये अगर 258 यूनिवर्सिटीज को देखोगे तो शायद बहुत हद तक, लेकिन इसीलिए फिर यू हैव टू पिक एंड चूज कि कौन क्या करे। और देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज जिनकी बेतहाशा स्कॉलरशिप्स, जिसमें अगर वो पैसे सिर्फ कमाने की बात कर रहे होते तो शायद स्कॉलरशिप्स इतने ना देते। फॉर एग्जांपल मैं और भी 2-3 की एग्जांपल दे सकता हूँ, बट इधर की अभी करंट की एग्जांपल अगर मैं दूं जहाँ पे मैं हूँ, इस वक्त हमारे पास 63% स्टूडेंट्स, तो 16,000 स्टूडेंट्स या 12,000 समथिंग स्टूडेंट्स के पास कोई ना कोई स्कॉलरशिप, उसके अंदर मेरिट स्कॉलरशिप भी है। सो वो एफएससी ने नंबर लेके आ रहे हैं तब भी हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हमारे अपने अंदर भी और अगर वो जीपीए अच्छा ले रहा है तो तकरीबन 9% बच्चे 0 फी पे पढ़े, जिनका 3.8 से ऊपर जीपीए है वो 0 फीस देते हैं और अच्छा पढ़ते रहे, हम सपोर्ट करते हैं। टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप है, स्पोर्ट्स का स्कॉलरशिप है आपका। हमारा पूरा पंजाब ग्रुप के पीछे कॉलेजेस हैं, कोई पंजाब ग्रुप के कॉलेजेस से आ रहा है उसको डिस्काउंट है। अब हम कुछ और कॉर्पोरेट के साथ भी करें, इंजीनियर्स के लिए डिस्काउंट है, मीडिया पर्सनल के लिए डिस्काउंट है। तो अगर वो प्योर बिजनेस पे होता है ना तो वो फिर इतने स्कॉलरशिप्स नहीं होते। हमने लास्ट ईयर में 1.4 बिलियन इन स्कॉलरशिप दी, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए मैनेज करना, क्योंकि हमने तो कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं, हमें तो सिंपल फीस के साथ ही अपनी यूनिवर्सिटी चलानी है।
तो उसके अंदर रहते हुए दिस इज अ ह्यूज अमाउंट, इट्स अबाउट 25% से ज्यादा का रेवेन्यू हम अपना वापस कर देते हैं। तो लेकिन या देयर आर खुली हुई है गलियों में कूचों में यूनिवर्सिटियां खुली हुई है जो प्योर बस पैसा भी कमा रही है। तो यू हैव टू फाइंड एंड आइडेंटिफाई, मेरे ख्याल से 20-25 यूनिवर्सिटीज हैं इस मुल्क में जो अच्छा काम कर रही हैं। तो सिवाय एक के नहीं कहूँगा, वो 20-25 आपको मिल जाएंगे। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनको स्कॉलरशिप हर यूनिवर्सिटी में डाले हुए, किसी का थोड़ा कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, जो चीज आपको सूट करती है आप जरूर उसकी तरफ। देयर आर अपॉर्चुनिटीज। बच्चों ने हर चीज हलवा बना के नहीं दे, उनकी भी रिक्वायरमेंट है कि वो भी तो सर्च करें ना कि किधर से क्या क्या हो रहा है, किधर किस यूनिवर्सिटी में क्या काम हो रहा है, उनकी स्टूडेंट लाइफ कैसी है, उनकी एकेडमिक्स कैसी है, उनमें स्कॉलरशिप कैसे मिल रहे हैं, उनमें बाहर की यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्स कैसे हैं। अब तो इनफैक्ट कुछ यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग यूसीपी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप बच्चा एक सेमेस्टर से लेके 2 साल तक बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकेगा एंड दे कैन इवन गेट बाहर की डिग्रीज यूजिंग दैट। तो कुछ प्रोग्राम्स इस लेवल के भी अब स्टार्ट हो गए। ऑफ कोर्स अब तो 90+ हमारे पास प्रोग्राम है, उसमें से वो शायद 3 या 5 प्रोग्राम हो गए, लेकिन वो अब अपॉर्चुनिटी हर जगह। पिछले साल भी हमारे बच्चे चाइना गए हैं, इस साल भी चाइना गए हैं, उससे पिछले साल बच्चे यूके गए हैं, पर हमारी मलेशिया के साथ भी और श्रीलंका के साथ भी पार्टनरशिप्स बन रही है। तो वी आर मेकिंग श्योर कि बच्चे को एक्सपोजर मिले। इसका बहुत सा मकसद एकेडमिक्स नहीं होता, इसका मकसद होता है एक्सपोजर की दुनिया क्या कर रही है, कैसे आगे जा रही है। क्योंकि आप अगर एक छोटी सी जगह पे ही रहेंगे आपको लगेगा बस यही दुनिया। द मोर यू ट्रेवल द मोर यू नो। तो हम वो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज, कोलैबोरेटिव रिसर्च की, कोलैबोरेटिव डिग्रीज की, ना सिर्फ यूसीपी और यूनिवर्सिटीज भी आप देखते हैं। आमतौर पर सर ये यूसीपी के बारे में भी कहा जाता है और भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है। क्या यहाँ पे एवरेज फैमिली का बंदा, कोई गरीब स्टूडेंट पढ़ सकता है यहाँ पे? बिल्कुल, अगर पढ़ने वाला है। मैंने बताया मैं तो 0 फीस पे भी पढ़ा रहा हूँ, 9% बच्चों को 0 फीस पे पढ़ा रहा हूँ। दिस इज अबाउट 1500 बच्चे, 2-4 की बात नहीं हो रही, 1500 बच्चे 0 फीस पे पढ़ने हैं इस वक्त में, लेकिन पढ़ने वाला हो। फिर उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो अपनी पूरी मेहनत है, उसकी इतनी जो है क्रेडिबिलिटी भी ये है, तो वो मेरिट बेस्ड है। वो फिर यही है ना कि जो अच्छा जोर लगाएगा वो चाहे उसकी एफएससी में मार्क्स कम है, हमारे पास आके बेहतर कर लेगा, तब भी ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप लग जाएगी। तो किसी को एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, एज सून एज उसकी जीपीए 3 से ऊपर होगा उसे कोई ना कोई स्कॉलरशिप ऑटोमेटिक लग। अच्छा सर, अभी आप मुझे बता रहे थे कि आप जो है फॉरेन कंट्रीज में बच्चों को जो है वो भेजते हैं, ऑफर करते हैं, डिफरेंट डिग्री के लिए हो जाते हैं। फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, ये यूजुअली जाता है 5th और 7th सेमेस्टर का बच्चा। कितने दो सेमेस्टर के लिए डिपेंड करता है। स्टार्ट में 1 सेमेस्टर होता है, बट इट इज अप टू द किड कि इफ ही वांट्स टू स्टे, और उसने फिर मैनेज करना होता है। वहां पे भी डिपेंड करता है कि वहां पे क्या ऑफर हो रहा है। अगर तो वो सिमिलर कोर्सेज हमारी तरह के ऑफर हो रहे हैं तो फिर उसकी डिग्री लेट नहीं होती, वो हम सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं या आप लोग या यूनिवर्सिटी उनसे कुछ पैसे लेती है? सो ट्रैवल का उसका अपना होता है। यूजुअली जो होस्ट यूनिवर्सिटी होती है वो हॉस्टल भी दे देता है, और जो जितनी फीस हमारे पास दे रहा होता है उतनी दे रहा होता है, इवन बाहर जाने के बाद भी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट सिर्फ उसकी टिकट्स वगैरह की आती है। अच्छा सर, यूसीपी में जो है वो आप लोग कुछ ऐसा भी काम कराते हैं कि ड्यूरिंग डिग्री या बिफोर डिग्री के स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट जगह से, इंडस्ट्री से, या जैसे पढ़ रहे हैं 4th-5वें सेमेस्टर में हैं और आप उनको इंडस्ट्री के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनको इंटर्नशिप पे या वैसे पे जो है वो भेजते हैं। क्या यूसीपी उसके लिए भी कुछ वर्क करती है? अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो यूसीपी आते हैं वो एटलीस्ट 4 बार इंडस्ट्रियल टूर पे जाते हैं। अच्छा, अपनी डिग्री में पहले साल में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में। ये वो है जिसमें वो 1-2 दिन वहां पे जाके सुपरवाइज के अंदर जा। इसके बाद समर के अंदर हमारा कैरियर सर्विसेज ऑफिसर हर सेमेस्टर में जब भी समर आएगा वो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हमारे पार्टनर्स के साथ आइडेंटिफाई करके फ्लोट करता है कि ये आया हुआ है। ऑफ कोर्स वो बच्चा अगर कर सकता है वो अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे एक प्रॉपर होगा, इंटरव्यू होगा, इफ यू गेट सिलेक्टेड तो हमारे पार्टनर्स डायरेक्टली आपको इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। अब तो एचईसी की रिक्वायरमेंट है कि 4 साल की डिग्री में अगर किसी ने इंटर्नशिप नहीं की तो हम उसे डिग्री नहीं दे सकते। अच्छा, तो इसलिए वो बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज हमारी आती है। इसके साथ साथ एक और अपॉर्चुनिटी भी हम साथ रखते हैं। हमारा 2007 तकरीबन 18 साल हो गए हैं, हम वॉलंटियर इन सर्विस प्रोग्राम है जिसमें हर बच्चा जो अंडर ग्रेजुएट में आ रहा है उसने 65 आवर्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस भी करनी है। तो हमारा वो वॉलंटियर इन सर्विस का डिपार्टमेंट 180 पार्टनर्स के साथ आपको प्लेस करता है, और ऑफ कोर्स इस केस के अंदर आपको पैसे नहीं मिलते, बट तकरीबन 8 दिन आपने 8 घंटे लगाने हैं वहाँ पे उनके साथ। और वो कई हॉस्पिटल भी हो सकता है, वो आपका ओल्ड होम भी हो सकता है, कहीं प्लांटेशन ड्राइव भी हो सकती है, कभी आपने जो है पुराने क्लोथ्स गैदरिंग भी हो सकती है। इस तरह की बेतहाशा वॉलंटियर
हमने अभी रिसेंटली इब्तिदा के नाम से अपने स्ट्रीट चिल्ड्रन जो हमारे यूनिवर्सिटी के अराउंड है, उनको अबाउट 80 चिल्ड्रन हो गए हैं, वो उनको हमारे बच्चे पढ़ाते हैं। अच्छा। हमने एक पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर थोड़ी सी जगह बना दी है उनके लिए, तो सुबह 9 से 12 तक पहले हम इसी तरह बच्चों से वॉलंटियर लेते हैं कि आप पढ़ाना चाहते हैं, उनकी 2 बार ट्रेनिंग करते हैं। ऑफ कोर्स अच्छे अर्ली लर्नर सर्टिफिकेट्स दिलवाते हैं, उन्हें 2 बार ट्रेनिंग करते हैं 3-3 घंटे की, वो ताकि उनसे डील कैसे करना है। ये बच्चे छोटे हैं, कभी स्कूल नहीं गए हैं, उनको बेसिक हिसाब किताब प्लस माइनस थोड़ी सी अंग्रेजी लिखना, दरखास्त लिखना, इस कारण। तो हमारे आसपास के 80 बच्चों को हमारे अपने बच्चे जाके पढ़ाते हैं। इस इब्तिदा का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो इससे ये कि हमारी लोकेलिटी भी आहिस्ता आहिस्ता अपलिफ्ट हो। हमारे पीछे थोड़ा सा स्लम्स है, वो उसमें वो बेचारे वो बच्चे भी शाम में या तो जाके किसी उसमें साइकिल वाली दुकान पे काम करते थे, कभी कहीं किस पे करते थे, तो वो सुबह के टाइम पे वैसे भी फ्री होते थे। अच्छा। तो 9 से 12 के वक्त हम उन्हें पढ़ाते भी हैं, खाना भी देते हैं, थोड़ी सी उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बेहतर हो जाती है। तो इस तरह के बहुत से इनिशिएटिव विद इन द यूनिवर्सिटी भी आपको चल रहे हैं। इसी तरह कुछ ने जानवरों का ख्याल रखने के लिए किया हुआ है, वो वाली सोसाइटी है कि स्ट्रे कैट्स डॉग्स को कैसे डील करना है। ये सारा कुछ इट इज एक्सपोजर, यू हैव टू मेक गुड ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। इसके अंदर हैंड्स ऑन है सब कुछ, इसमें वो जो आपने क्लास में रट्टा मारा है वो कोई काम नहीं आ रहा। तो ये वाली सारी बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी 65 प्लस सोसाइटीज है जिनमें इस तरह की सारी चीजें चल रही होती। कोई जरा अलग वाली सोसाइटी है, कोई इस तरह किसी को हेल्प करने वाली सोसाइटी है, कोई टेक्निकल सोसाइटी है, कोई टेक्निकल रोबोटिक्स सोसाइटी है, कंप्यूटिंग सोसाइटीज है। तो वो हर तरह का, जिस बच्चे का जिस तरह का ज़हन है उसको उस तरह का एक्सपोजर देने की कोशिश करते हैं आउट ऑफ द क्लास। एक्चुअली बहुत सी यूनिवर्सिटी में या सारी यूनिवर्सिटी में क्योंकि रेगुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है, करिकुलम सबका सेम है। एक्चुअली जो डिफरेंशिएट कर रहा है कि आप क्लास से बाहर क्या, क्लास के अंदर जो टीचर खड़ा है वो कैसे पढ़ा रहा है, मतलब फैकल्टी, और आप क्लास के बाहर की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। सिर्फ ये 2 चीजें आपको फर्क पड़ेगा। करिकुलम आप तो किताबें सारी सेम, आप तो इतना ज्यादा उन्होंने रेगुलेट कर दिया, हर की काउंसिल बन गई, हर एक ने बता दिया यही पढ़ाना है। तो आप जो पढ़ा रहे हैं फैकल्टी और जो आप क्लास से बाहर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी, सिर्फ ये 2 फर्क रह गए हैं। और आप हर यूनिवर्सिटी को गेज करें कि कौन क्या दे रही है आपको फर्क नजर आ रहा है। आपकी जिंदगी के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, बहुत कुछ आपने सीखा भी होगा, तो हमारे व्यूअर्स के साथ क्या शेयर करना चाहेंगे जो आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के, क्योंकि आपकी व्यूअरशिप एक यंग क्राउड है सारी, तो कुछ 1-2 एडवाइस हैं जो मैंने फील किया शायद देनी जरूरी है इसको। हमारे बिकॉज टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया है। जिस जमाने में हम पढ़ते थे तो हमारा तो इंटरनेट का कनेक्ट करने के लिए मॉडेम से आवाजें आया करती थी, टूटा 5 मिनट आगे कनेक्ट होता था, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो हमारे पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आप लोगों के पास बहुत ज्यादा एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जो कि डिस्ट्रैक्टिंग भी होती है, क्योंकि एट द फ्लिक ऑफ योर मोबाइल आपको इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो कब आपने अपने आप को फोकस करने में ज्यादा, अब वो इतनी इन्फॉर्मेशन ना अननेसेसरी देख के कि वो तो कहीं पे गया हुआ है, वो कहीं पता नहीं गया भी हुआ है कि नहीं गया हुआ, उसने भी वीडियो डाली हुई है। आपके बच्चों के अंदर डिप्रेशन आनी शुरू, दे आर नॉट मोटिवेटेड। क्लास में कोई इस तरह बैठा होगा, कोई सो रहा होगा, बिल्कुल। अगर सिर्फ क्लासेस ही अच्छी और मोटिवेशन अपनी ना छोटे छोटे गोल सेट कर, कभी भी बहुत बड़ा गोल नहीं आप अचीव करते 2 दिन में। आपको हफ्ते का गोल सेट करना कि इस हफ्ते मैंने ये चीज सीख लेनी। लिटरली आप सीखना सीख लोगे अगर आप हफ्ते का गोल सेट। लेकिन आप कहोगे मैंने महीने में सीखनी है, तो महीने में 30 दिन होते हैं, ना वो कहोगे अच्छा कल कर लूंगा ना, वो आता ही नहीं है, तो वो कभी नहीं है। तो 7-7 दिन के एक हफ्ते के गोल सेट करना, बहुत छोटे डूएबल, कोई बहुत ज्यादा नहीं अचीव करने का सोचना। आप देखोगे साल के अंदर यू विल बी वे टू फार अहेड देन व्हाट यू स्टार्टेड। तो छोटे गोल्स फोकस जरूर करें, पैशन के साथ, जिसमें दिल करता है। यू कैन नॉट स्टार्ट विदाउट पैशन एंड यू कैन नॉट फिनिश विदाउट परसिस्टेंस। जब एक चीज कर ली छोटी हमारे दीन भी कहता है यार, जो भी काम करना है थोड़ा बेशक छोटा करो लेकिन कंसिस्टेंटली करो। ये नहीं कि एक बार पूरी 20 तरावियां पढ़ ली अगले दिन गायब। ये वो हमारा ये होता है जोश होता है, पहले होता है पूरी 20 पढ़नी, अगले दिन आहिस्ता आहिस्ता सफे कम होती जाती है। बेशक यार 2 पढ़ो, हमारी टीम के बंदे हंस रहे हैं कभी ये यार बेशक 2 पढ़ो लेकिन पूरे महीने पढ़ ली। यू हैव टू सेट दी स्मॉल। आई थिंक पैशन कम हो गया हमारे बच्चों में, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो गई है और बहुत शॉर्टकट्स देखना शुरू। कोई भी आप जिन लोगों को देखते हैं ना कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। कोई ये नहीं हो सकता कि आप 5 साल में कहीं पे पहुंच गए। और एक जो यूट्यूब ने या हमारे मीडिया ने किया ना, वो एक मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं, मतलब एक फार्मेसी की बच्ची ने थर्ड ईयर की बच्ची कहीं पे खड़ी कर लिया मुझे, सर वो मेरे साथ वाली जो है यूट्यूब पे जो है वो 2 लाख रुपया कमा लेती है, तो मुझे आप कह रहे हैं 5 साल फार्मेसी करो उसके 50,000 की जॉब है, मुश्किल हो जाता है। उसमें कैसे बताऊँ कि हर कोई यूट्यूब पे नहीं 2 लाख कमा सकते।
तो कितनी देर तक कमा सकता है? अभी तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, पढ़ लो, उसके बाद जो मर्जी कर लो, ये 4 साल वापस नहीं आने। तो वो वाले जो शॉर्टकट ढूंढने वाली टेंडेंसी है ना, वो हमारे बहुत ज्यादा यूज है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेस की वजह से ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, लेकिन छोटे कोई और गोल्स भी साथ साथ लेके चलो। अच्छा, मोटिवेशन को आप किस तरह से देखते हैं हमारे पाकिस्तान में यंग जनरेशन को? आई थिंक हीरोज बनाने की जरूरत। अभी हमारे हीरो कौन है? शाहीन शाह अफरीदी और 2-3 कर लो, वो सारे मीडिया के। कभी कोई साइंटिस्ट हीरो नहीं है। अब्दुल कदीर खान के बाद वो बेचारा, हालांकि उनके साथ भी क्या है। So we have to highlight people done good. अच्छा, ये भी सर हमारा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हमारा इशू है जब हमारे पास चीज होती है हम उस तरह से उसको देखते नहीं है। जब वो चीज नहीं होती तो दूसरे दिन से ही हमारे अंदर चहल पहल शुरू हो जाती है। हमारे जो है ना वो डिफरेंट तरह के वो गाने और डिफरेंट तरह के उसकी तारीफों के बोल बांधने शुरू हो जाते हैं, उसके लिए दिन रखा जाता है। जब वो होता है उसकी कदर नहीं। सर इसको किस तरह से आप? इसलिए कि हमने बहुत थोड़े हीरोज रखे। आई थिंक वी शुड हैव इनफ। हर डिसिप्लिन का बंदा को हाईलाइट करना चाहिए। उसका कहीं ना कहीं, जिस तरह आपकी पॉडकास्ट है, कहीं ना कहीं टीवी पे होना चाहिए, बुलाना चाहिए। हमने बहुत कम लोगों को हाईलाइट। इसलिए बच्चे के पास जब हीरो ही वो है तो वो फिर मोटिवेट भी उसी के काम से हो, तो उसी तरफ देख के हो। अगर आप कल को किसी न्यूक्लियर फिजिक्स को कर लोगे हीरो बन, 2-3 बार उसको लेके आओ, बताओ उसकी चीजें उन्होंने क्या किया। अगली बार किसी केमिस्ट को लेके आओ। मतलब यहाँ पे इतनी ज्यादा फार्मासिस्ट खुली है, कोई ना कोई केमिस्ट थे जिसने खोली। हाँ ठीक है, तो किसी की जर्नी डॉक्यूमेंट करो। यहाँ पे हमारे पास लाहौर में रिजवान बर्गर वाला है, आई एम श्योर उसकी कोई बहुत अच्छी कहानी है। अच्छा बड़ा कहीं सी ठेले से चलाया होगा उसने, और आज पूरा प्लाजा है उसके पास एक मेन मार्केट में, और कितना अच्छा। तो वो ये वाली डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है हमें। यार एक आम बंदा बड़ा अच्छा चला ठेले से बहुत अच्छा चला। तो कल परसों मेरे पास बच्चे आए हुए थे, हमने एआई में ये करना है, हमने एआई में करना है। मैंने कहा क्यों, फायदा क्या उसका? पैसे कमा रहे। पैसा तो एक ठेले वाला भी कमा रहा है, घर वाले ठेला नहीं लगाने में। तो इसका मतलब ये कि हमने उसको कदर से नहीं देखा। वो बंदा सारा दिन मेहनत करता है, काम करता है। और क्या एजुकेशन रोकती है आपको हाथ से काम करने से, छोटा काम करने से? तो नहीं है। ओबामा की बेटी वेट्रेस थी, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की, हम कहते हैं ठेला नहीं लगा सकते। बेसिकली जो एजुकेशन है ना सर, उसका हमने पर्पस गलत ले लिया हुआ है। हम समझते हैं कि हमारी जॉब और हमारी अपॉर्चुनिटीज, हमारी जो है ना बेसिक चीजों को पूरा करनी। बेसिक उसका मकसद हमें शऊर देना, इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, और काम उसको लगाएं। एक फार्मर का अपनी जमीनें हैं, पढ़ने के बाद उसका पहला मकसद ये होना चाहिए मेरी जमीनों की आउटपुट कैसे बेहतर हो, rather than कि ये होना चाहिए कि मैं एक एसी वाले कमरे में बैठ के फाइलों पे साइन करूं। इसलिए मेरे ख्याल से हीरोज जितने बनाएंगे, एक फार्मर भी हीरो होना चाहिए जिसने अच्छी आउटपुट दी है, उसने कुछ नया किया होगा तो अच्छी आउटपुट दी। तो यू हैव टू हाईलाइट दिस। और हमें ये नेशनल मीडिया पे, यूट्यूब पे अपने जब ये दिखाएंगे ना कि यार दिस इज द वे टू प्रोग्रेस एज वेल, नॉट जस्ट डिग्री, तब आपको फील होगा, नॉट जस्ट क्रिकेट, नॉट जस्ट ये वाली चीज, तब आपको फील होगा कि बच्चे इंटरेस्ट। अभी उनके लिए हीरोज नहीं, मुझे ये पर्सनली उनकी मोटिवेशन कम होने का यही रीजन है, उन्हें पता ही नहीं कि ये पाथ भी है। तो सोशल मीडिया पे और काफी सारी चीजें आ गई हुई हैं जिसकी वजह से वो एक आध कोई हीरो होता भी है तो वो सामने आता ही नहीं है, बाकी मामला ज्यादा वो प्रयोग। यस जी सर, हॉबी क्या है, क्या चीज ज्यादा पसंद करते हैं? कोई चीज, गाने, ऐसा प्रोडक्ट करने, फ्री टाइम? मैं हमेशा से ना स्पोर्ट्स खेलता हूँ, क्योंकि जब प्रेशर ज्यादा होता है यू नीड टू टेक आउट नेगेटिव एनर्जी। प्रोडक्टिव नहीं भी थे जब पीएचडी भी कर रहे थे, पीएचडी में भी 365 दिन अगर जिंदगी इसके साल के हैं तो 340 दिन काम नहीं चलता, तो आपको शाम तक फ्रस्ट्रेशन हो गई होती है। तो वो जिम जाके या टेबल टेनिस, चीनियों के साथ टेबल टेनिस, बैडमिंटन मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ दोनों। क्रिकेट बहुत पहले से खेलता हूँ, अभी आज सुबह तुम्हारे पास आने से पहले 3-3.5 घंटे क्रिकेट खेल के आया। तो स्पोर्ट्स वो मुझे हमेशा ये फील होता है कि फ्रेशनेस लाने के लिए और फिजिकली एक्सरसाइज जरूरी है, उससे आपकी बाकी पेंट अप एनर्जी जो भी आपके ज़हन में नेगेटिव थॉट्स होते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट को किस तरह से देखते हैं? स्पोर्ट बड़ा पसंद करते हैं आजकल, हालात बहुत ही टाइट है। अच्छा, कभी ऐसा भी है ऑफिस में बैठे हुए, ऑफिस वर्क चल रहा और इधर से क्रिकेट हो रहा हो? बहुत अरसे तक होता था, ऐसे ही होता था। तो आप जो है ना क्रिकेट देखने में लगे हुए ऑफिस में काम बढ़ा, बहुत अरसे तक ऐसे होता था, आजकल नहीं होता। आजकल वो वाले जमाने गुजर गए। पीजी कर रहे थे तो मुझे याद है 2011 का आई थिंक नॉर्मल वर्ल्ड कप, वो ओडीआई वर्ल्ड कप था, इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल। वहाँ पे सारे इंडियन दोस्त,
इंडियन ज्यादा इमेजिन इंडियन और पाकिस्तानियों का सेमीफाइनल और साथ बैठ के देखा। वो आज तक याद है कि क्या क्या मुक्के मारे थे और किसको क्या किया था। तो एक कप वहां पे हो रहा होता तो एक हम तो ये आजकल जरा हालात टाइट है तो इतना फॉलो नहीं करता। वो भी अगर देखते भी होंगे तो आप यहाँ पे बताएंगे नहीं ना, फिर पता लगेगा जी प्रोडक्टर यूसीपी और फिर नहीं मैं बता देता हूँ। तो मैं तो बताया ना आज भी खेल के आया हूँ, लेकिन मैं जो है वो है नॉट। लेकिन आजकल हालात हमारे वैसे ही बहुत टाइट। आजकल फॉलो प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की तरफ जा रहा है। व्हाई शुड स्टडी इन यूसीपी? मैं या कोई भी स्टूडेंट स्टडी यूसीपी में क्यों करे? बहुत सी रीजन है। पहली चीज, कोई भी बंदा जब आगे का अपना फ्यूचर देख रहा होता है, पहली चीज तो उसने देखनी है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज। तो यूसीपी में तभी आओगे अगर मेरे पास उसका प्रोग्राम होगा। पहली बात है तो प्रोग्राम देखने सबसे पहला स्टेप ये है कि व्हाट योर इंटरेस्ट है। किसी के कहने पे नहीं जाना, ठीक है। हर चीज के अंदर आगे प्रोग्रेस। ये नहीं कि आज सीएस की जॉब ज्यादा है तो जितनी देर में 4 साल में तुम लोगों ने बाहर निकलना हो सकता है वो वाली जॉब्स का बबल खत्म हो जाए। तो जो दिल करते हैं ना, पहली चीज तो ये वो पढ़। यूसी में स्पेशली क्यों, यूसीपी में क्यों आने मल्टीपल रीजन। एक तो स्कॉलरशिप से हमारे देता आशा टू सपोर्ट हर तरह के स्टूडेंट्स को, चाहे वो नीड बेस्ड है चाहे वो मेरिट बेस्ड है। हमारा जो बेसिक मंत्रा पिछले 1.5-2 साल में है कि हमने बच्चे को सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ानी, हमने उसे हैंड्स ऑन करना है। और ये स्किल्स, मैं स्किल नहीं उसे कहता, मैं उसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग का स्किल्स को डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तड़का लगा दिया। तो मैं उसे कहता हूँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग के हाथ से जो भी पढ़ाया जाएगा उसे हाथ से करना जरूरी है निकलने पहले ताकि तक कल को जब तुम्हारे आगे कोई नया प्रॉब्लम दिया जाए तो तुम लोग परेशान हो, पता हो कि भाई इसको कैसे करना है। और उसके लिए हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तीसरी चीज जिसको हम कहते हैं कि ऑफकोर्स जब तुम हाथ से कर रहे होगे ना तो पहले तुम्हें फील होगा कि यार ये अगर मैंने बना लिया तो इसको मैं बेच भी सकता हूँ। हम क्रॉस डिसिप्लिनरी पॉलिनेशन बहुत ज्यादा करते हैं कि मार्केटिंग के बच्चे को फूड के बच्चे के साथ, फार्मेसी के बच्चे के साथ इंटरेक्शन का बहुत ज्यादा चाह। क्योंकि एक बच्चा टेक्निकली लेट से उसको पूरा पता है जेनेटिक्स का बंदा है, वो मैं ये भी कर लेता हूँ, लेकिन उसको वो चीज बना के बेचनी नहीं है। तो हम इतने ज्यादा उसके अंदर अपॉर्चुनिटी देते हैं कि टीम एक ऐसी बन सके जिसमें टेक्निकल बंदा भी हो, बेचने वाला बंदा भी हो, लीगल बंदा भी हो और एचआर को देखने वाला बंदा भी, ताकि नेचुरली जब वो निकले तो उनकी दोस्तियां इतनी बनी हों कि एक नॉर्मल टीम फौरन जाके बन सके कहीं करके। तो बहुत ज्यादा फोकस इस चीज पे कि एंटरप्रेन्योरशिप को हम प्रमोट करें कि खुद बनाओ, हाथ से बनाओ और फिर आगे बेचो भी उसको लेके। और उसमें हमने पहला हर बच्चे को कहा है कि क्योंकि हमारे पास 16,000 बच्चे हैं, अगर आप कोई भी चीज बनाओगे ना यूसीपी इज योर फर्स्ट कस्टमर। फॉर एग्जांपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे एक नैनो फिल्टर बनाया, उसका पेटेंट भी कर लिया, हमने रखा हुआ था। मैंने कहा मेरे पास भी तो वेस्ट वाटर, पहले मैं अपना यूसीपी का ट्रीट कर लूँ। हमारे पास 500 लीटर्स पर डे का वेस्ट वाटर ट्रीट हो, प्रॉपर गंदा पानी निकल से साफ हो क्या हम पूरे अपने गार्डनिंग के पर्पज उससे। इसी तरह अगर किसी ने लेट्स से सॉफ्टवेयर का कंपनी बनाई है, उसने कहा कि एलएमएस का सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, मुझे भी तो चाहिए। तो मैं कह दूं पहले यहाँ पे लगा। अगर किसी ने कहा कि अटेंडेंस का सिस्टम बनाया, मैं कैमरे से देख लूंगा, तो मैंने भी तो अटेंडेंस लगानी होती है। पहले 2 लैब्स में लगाओ, फिर 2 क्लासरूम में लगाओ, फिर 4 में लगाओ। कोई मुझे कहता है सेंसर बेस में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करती है, मैंने कहा बनाओ सेंसर, मुझे भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करनी है। तो किसी ने कहा मैंने फूड का कोई नई चीज बना दी, मैंने कहा ये 16,000 बच्चे, अगर तुम्हारा इधर बिक गया तो बाहर भी बिक जाएगा। तो हम यूसीपी इज द फर्स्ट कस्टमर, पूरा इकोसिस्टम है। तो ताकि वो बच्चा टेस्ट होके वहां से निकले, उसके बाद वो भी इन्फ्लुएंस भी होता है और इनकरेज भी होता है। तो मैं उसे पहले 3-4-5 ऑर्डर तो मैं खुद दे देता हूँ ना, ये भी करो, ये भी करो। उसके पास तो एक इनफ पैसे होते हैं कि कल को अगर उसने कुछ नई मशीन खरीदनी है, कुछ खरीदनी है, तो उसके वो नहीं होता यार मैं वो पैसे पहले 10 लाख की 10 लेके आऊँ, पहले 5 लाख की 10 लेके आऊँ। हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर में हमारे ग्रुप की तरफ से 100 मिलियन पर ईयर के सीड मनी है उसके अंदर। अच्छा, जो इस तरह के स्टार्टअप्स के लिए हम उनके ऊपर लगाते हैं और उनको इनकरेज करते हैं कि आप अपना बिजनेस आगे। तो यूसीपी विल गिव यू एन इकोसिस्टम, विल गिव यू फ्रेंड्स टू गो अहेड विद। जो दोस्तियां आपकी इस तरह बन जाएंगी ना, इस तरह के मुश्किल हालात के अंदर, क्रॉस डिसिप्लिन, वो सारी जिंदगी रहेगी। ठीक है, वो बाकी जो बाद में बनती हैं वो आपके एक्वेंटेंसेस होते हैं, वो दोस्त नहीं होते। कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग आए, देयर वुड बी ओपन हाउस के डेज होते हैं, एडमिशन जैसे ही अनाउंस होगा उस वक्त ओपन होता है हमारा पूरा कैंपस आपके लिए। फैकल्टी एडवाइजिंग के वहाँ पे लोग बैठे होंगे हर तरह के, आप एडमिशंस की सारी चीजें देखें, स्कॉलरशिप का पूछें, एवरीथिंग विल बी ऑन द टेबल। डिसाइड करें, वी वेलकम एवरीबॉडी कि वो कैंपस पे आएगा। सही। लास्ट में हमारे नवीद साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच, शॉर्ट टर्म पैसा हर कोई बना ले, पैसा बनाना मकसद नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म। ठीक है, इवेंचुअली पैसा हर कोई जो भी मेहनत करेगा ना, अल्लाह ने रिस्क लिख दी, उतना मिल जाएगा। और लॉन्ग टर्म सबका मिलके सोसाइटी का सोचे, सिर्फ पर्सनल सेल्फिशनेस होके
अपना सिर्फ नहीं देखना। ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ी। तो पहले आपका आसपास का मोहल्ला, फिर आपकी सिटी है, फिर आपका मुल्क है, फिर ह्यूमैनिटी को आगे की बात है। तो अगर हम लुक फॉर पीपल अराउंड यू, अगर आप बाकियों के लिए अच्छा सोचेंगे ना, आपके लिए अच्छा ही होगा। तो बस लॉन्ग टर्म देखें, पैशन से काम करें, मेहनत करें। मैं चाइना में 1 साल रहा हूँ, कोई बंदा जो है ना 16 घंटे से कम काम नहीं करता। अच्छा, मिनिमम 16 घंटे तो जॉब्स करते हैं। मैंने बड़ा कोशिश की कि मैं लैब में रिसर्च पोस्ट डॉक कर रहा था, रिसर्च लैब में बहुत जल्दी भी जाके देखा, वीकेंड पे भी जाके देखा। 18 बंदे लैब में होते, हमेशा 18 पूरे होते, चाहे छुट्टी होती थी नहीं होती। मुझे समझ नहीं आया वो सोते कब। ऐसे नहीं चाइना ने इतनी ट्रक, हम मेहनत से बहुत पता 5 बजे नहीं होते हम घर पहुंचे। शॉर्टकट लगने में जो है ना टाइम तो लगेगा। ये बस मुझे वो बहुत फील होता है। चलें, उम्मीद है कि जो है जैसे आप बता रहे हैं ना कि मेच्योरिटी लेवल आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है, चीज़ें खुल रही हैं, सोसाइटी ओपन हो रही है, लोगों के पास जो है ना सोशल मीडिया और ओवरऑल जो है ना इंटरनेशनल जो है ना आपका लेवल जो है मोबाइल में हर चीज़ आप आ रही है, लोगों में कुछ ना कुछ जो है ना स्टेप टू स्टेप लर्न कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया, आपकी का दिन था, आपका शायद आप रेस्ट करते हुए हमारे लिए आए, हमारे लिए आज़ाद प्लेटफॉर्म के लिए आज़ाद सो मच नजरिया। जी तो नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोडक्टर यूसीपी हमाद नवीद साहब। काफ़ी अच्छी बातें की हैं, काफ़ी अच्छे इनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो हमारे साथ आप लोगों के साथ उन्होंने शेयर किए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। यूसीपी क्या अपॉर्चुनिटीज दे रही है, यूसीपी के क्या मामला हैं, वो सारी डिस्कशन जो है हमने इस पॉडकास्ट में की है। पॉडकास्ट बहुत अच्छा है, तो आप सब इंशाल्लाह उम्मीद है इसको भरपूर तरीके से एंजॉय भी करेंगे और बहुत कुछ इसमें से सीखेंगे सही। इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम की तरह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं एक नेक्स्ट गेस्ट के साथ। तिब्बत के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।